नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट के इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का दिन वाकई काफी बेहतरीन था, क्योंकि अंत भला तो सब भला की कहावत होती है कि कल जिस तरह से लग रहा था कि मार्केट बड़ा मुश्किल में है, आज उसने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और कुल मिला के 26,000 के ऊपर कन्विंसिंगली जाके बंद होने में सफल रहा। तो आइए देखते हैं कि आज इवनिंग रिपोर्ट में क्या क्या चीजें निकल के आ रही हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह थी कि मार्केट ने एक बढ़िया रैली तो दिखाई, उसके साथ-साथ उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी काम करते रहे। तो जैसे अ, आज की हेडलाइंस क्या थी कि 26,000 की जो लक्ष्मण रेखा कल खिंच गई थी, उसको आज उसने पार किया। लेकिन अभी एक दिन में खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत बार ये 26,000 के ऊपर गया है। लेकिन आज थोड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ा हुआ दिख रहा है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आरआईएल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। बैंक शेयर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, बैंक इंडेक्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो इसलिए तेज़ी बनी। मार्केट ब्रेथ काफ़ी पॉजिटिव थी, जो पिछले कई दिनों से काफ़ी खराब मार्केट ब्रेथ चल रही थी। आज मार्केट ब्रेथ यानी एडवांस और डिक्लाइन का नंबर काफ़ी फेवरेबल था। ऑयल एंड गैस शेयरों में खास तौर पर रैली बन के दिखी। आज एक बड़ी खबर आई वोडा आइडिया के लिए, जिसमें उनको रिलीफ दिया गया एजीआर से, कि जो अब तक का एजीआर है वो फिक्स हो गया। अब उसमें और इंटरेस्ट नहीं जुड़ेगा और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, और इसका भुगतान उनको 2031 के बाद करना पड़ेगा। यानी 5 साल का पूरा मोरिटोरियम उनको मिल गया, यानी 5 साल तक उनको नहीं चुकाना, और इसका भुगतान 2031 से करेंगे, वो भी ट्रेंचेस में करेंगे। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ है ये, कि जो जब 2031 से करना भी शुरू करेंगे और आगे जब करेंगे, तो काफी बड़ी रियायत इनको मिलेगी। इतना ही नहीं, एक और कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी एजीआर का रीअसेस करेगी, यानी जो ग्रॉस रेवेन्यू है उसको फिर से असेस करेगी। तो वो कम भी हो सकता है, मतलब ज्यादा क्या होगा, कम ही हो सकता है। तो एक खबर बहुत पॉजिटिव थी। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त हुई आइडिया फोन में, और लोगों ने अच्छी खासी पोजीशन अपनी आज काटी। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे थोड़ी रिकवरी थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हुई। सीएमई यानी शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज ने इस हफ्ते 3 बार मार्जिन बढ़ाया, इसलिए सोने चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिली। कल रिकवरी हुई थी, आज फिर करेक्ट हुआ, क्योंकि इस हफ्ते तीसरी बार उन्होंने मार्जिन बढ़ाई, और सारे प्रेसियस मेटल में, गोल्ड में, सिल्वर में, प्लेटिनम में, सब कुछ, जिससे कि वो हो। और जो गॉड ऑफ मार्केट कहे जाते हैं वॉरेन बुफे, उन्होंने आज अपना रिटायरमेंट ले लिया हैथवे, बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से। और ये उनकी 60 ईयर लॉन्ग जर्नी थी। पूरी दुनिया में उनको इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा सफल व्यक्ति माना जाता है। कई कई लोग उनको गॉड ऑफ मार्केट भी बोलते हैं। उसके बारे में एक ट्रिब्यूट, थोड़ी बातचीत करेंगे कि भाई उनकी क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। लेकिन पहले देखते हैं मार्केट। आज ये आपके सामने है, निफ्टी 190 पॉइंट की मजबूती के साथ बंद हुआ। 129 के आसपास जाके उसने जो क्लोजिंग दी है, वो काफी मजबूत, सिग्निफिकेंट दिख रही है। आगे डिस्कस करते हैं क्यों है। इसी तरीके से आप निफ्टी 500 देखिए, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब में तेजी देखने को मिली। ये चार्ट था। अभी देखिए, शुरुआत में खुलने के बाद थोड़ा सा डूंगा, लेकिन वहां से उसने एक अच्छी रिकवरी बनाई, और आखिरी घंटे तक यानी 3 बजे तक बेहतरीन रैली चली। लेकिन आखिर में एक लंबी सी रेड बार बना है। ये काफी बड़ा बार है, मतलब ये करीब करीब 50 पॉइंट का बार आप मान लीजिए, वो बना। लेकिन चूंकि अच्छी खासी डबल सेंचुरी के लगभग बना के बंद हुआ, तो उतना ज्यादा नहीं। लेकिन ये एक, जिसको था ना कि एक काला टीका लगाई दिया मार्केट में। तो देखते हैं क्या होता है इसका। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी के साथ ईयर एंड क्लोजिंग की, कम से कम कहने के लिए हो गया कि 26,000 के ऊपर मार्केट बंद हुआ, और ठीक ठाक ऊपर बंद हुआ, अच्छे तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन ऐसा वो 1 दर्जन बार कर चुका है। अब अगले हफ्ते उसकी फिर से परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा कि ये 26,000 को सस्टेन करता है कि नहीं करता है। जैसा कि हमने बताया कि कंट्रीब्यूटर्स कौन थे, तो आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उस 190 पॉइंट में से अकेले 45 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन किया। स्टॉक 2.25% ऊपर गया। जबरदस्त रैली आज आरआईएल में थी। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील और एमएनएम, इन सबको जोड़ लें तो लगभग 100 पॉइंट की रैली तो इन लोगों ने अकेले दी है। बाकी सब छोटी मोटी रैलियां थी, लेकिन लार्जली यानी 25% कंट्रीब्यूशन आरआईएल की तरफ से, यानी 190 का आधा आप कर लीजिए, तो 45 उसमें निकलता है, तो लगभग 25% की कंट्रीब्यूशन सिर्फ आरआईएल की तरफ से थी। लेकिन ठीक है, कोई भी कंट्रीब्यूट करे, तेजी होनी चाहिए। तो ये कंट्रीब्यूशन था। एडवांस डिक्लाइन बहुत फेवरेबल था।
निफ्टी के 43 शेयर मजबूती के साथ बंद हुए, 7 केवल गिरे। बैंक निफ्टी में भी 12.2 तथा अब 14 शेयर हो गए, ध्यान रखिएगा, पहले 12 थे, 14 हो गए। निफ्टी 500 में 500 में से 400 शेयरों में मजबूती थी, ये बहुत अच्छा रेशियो है। जो कल था उसके एकदम उलट आज होता हुआ दिखा। और टोटल जो एनएससी के ट्रेड शेयर थे उसमें 2222 शेयर में मजबूती है, 936 में कमजोरी है। नहीं, एडवांस डिक्लाइन का आंकड़ा काफी है, काफी बढ़िया है, लगभग 1:2.5 या मोर देन 2 मान के चलिए आप, तो ये बन के निकल के आया। सेक्टोरली कहां पे हम देखें तो ऑयल एंड गैस में, थैंक्स टू आरआईएल, क्योंकि वो उस इंडेक्स का लीडिंग प्लेयर है और इतनी बड़ी तेजी थी तो उसमें हुई। लेकिन सिर्फ उसमें नहीं हुई, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी आज बहुत अच्छी तेजी बनी। जितने भी थी आईओसी, ओएमसी, बीपीसी, एचपीसी, सब में अच्छी रैली देखने को मिली। तो ऑयल एंड गैस हीरो था आज का, 2.7% की रैली। अब पब्लिक सेक्टर में आप देखिए, पीएससी, सीपीएससी, हर तरीके के जो पब्लिक सेक्टर के स्टॉक्स थे उनमें तेजी आई। मेटल एक बार फिर से रनअप में था, 1.5% मजबूत हुआ। आईटी आज पिटा, आईटी में आज दबाव था लगातार, पिछले कई दिनों से उसमें दबाव था, तो आईटी आज का लूजर सेक्टर था ईयर एंड में, लेकिन बाकी ठीक ठाक थे। दूसरे एसेट क्लास में अगर हम नजर डालेंगे तो इसमें क्रूड ऑयल उसी स्तर पे है, कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। गोल्ड में आप देखिए गिरावट आई है, कल ये काफी बढ़िया दिख रहा था लेकिन आज कमजोरी है। और सिल्वर में 6% की वीकनेस आई है। एमसीएक्स में भी करीब 12-13 हजार अपने हाई से नीचे आ गया है। प्रॉफिट बुकिंग वहां पे देखी गई क्योंकि हमने बताया कि सीएमई ने किया, अभी आगे उसमें डिटेल में देखेंगे। बॉन्ड यील्ड और डॉलर रुपये में कोई खास मोमेंटम यहाँ पे देखने को नहीं मिला। ये गोल्ड का चार्ट है, आप देखिए 31 तारीख का, ऊपर से लगातार गिरा, 4300 के आसपास है। कल क्लोज टू 4400 गया था, 4380 का हाई मारा था उसने, लेकिन आज वो नीचे आ गया। इसी तरीके से आप चांदी को देखेंगे तो ये मतलब $77 तक टच किया, लेकिन उसके बाद अब ये 71-72 पे आ गया है। देखिए चाइना की तरफ से भी सख्ती हो रही है तो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है, और सीएमई में। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि सिल्वर में इतनी सख्ती क्यों की जा रही है। देखिए सीएमई, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है, उसने इस हफ्ते में 2 हाइक्स बीइंग शेड्यूल्ड विद इन द स्पैन ऑफ जस्ट 1 वीक, एक हफ्ते में 2 बार, और उससे पहले एक बार दिसंबर में किया था, उसके बाद लास्ट वीक में 2 बार, 3 बार उन्होंने मार्जिन हाइक की है। और अब मार्जिन टोटल बढ़ा के कर दी गई है यहाँ पे $25,000। तो अगर इस तरीके से लगातार आप मार्जिन हाइक करेंगे तो ऑब्वियस है कि कमोडिटी में प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो बार बार इसको हाइक किया जा रहा, बार बार हाइक किया जा रहा है, ये हाइक ये दिखाती है कि आप डिलीवरी मैनेज करने के लिए बार बार एक्सचेंज पे कर रहे हैं। नाम जरूर हो सकता है कि स्पेकुलेटिव ट्रेड्स हो रहे थे, लोग बहुत मार्जिन, कम मार्जिन पे ज्यादा बड़े ट्रेड ले रहे थे, रिस्क हो सकता था, एक सिस्टमिक रिस्क है, डिलीवरी नहीं दे पाते आप, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन ऐसे सिनेरियो में हमेशा देखा गया है कि अगर रियल डिमांड है डिलीवरी की और आप उसमें लगातार उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं मार्जिन के थ्रू, तो फिर वो बाउंस बैक करता है। अगले हफ्ते हम लोग देखें क्या होता है। तो सिल्वर की कहानी आज ये यहाँ पे निकल के आई। अब आते हैं अपने वॉरेन बुफे साहब की, जिनको लेकिन इन पे चलो वॉरेन बुफे साहब पे हम बाद में बात करते हैं, एक बार मार्केट की टोटल समरी को देख लेते हैं। तो अगर हम मार्केट को ओवरऑल देखें यहाँ पे, तो ईयर एंड क्लोज बहुत ही बेहतरीन, 26,000 के ऊपर आया। सारे स्टॉक्स या सारे सेक्टोरल में मजबूती थी, हर सेक्टर ने अपना अपना कंट्रीब्यूट किया। आज के दिन की बात मैं कर रहा हूं, एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा निकल के आया और निफ्टी ने एक मजबूती दिखाई। क्या ये मजबूती कंटिन्यू करेगी, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने किया है। तो अगर हम ये देखें कि कल एक्सपायरी के बाद आज की सीरीज, यानी जो जनवरी सीरीज जो शुरू हुई है 2026 के लिए, इस सीरीज का पहला दिन काफी इंपॉर्टेंट रहा है। लेकिन हिस्टोरिकली पिछले कई सालों से जनवरी का महीना काफी कमजोरी वाला रहा। निफ्टी में ही लगातार कई सालों से जनवरी वीक मंथ होता था। डेटा है पॉइंट, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि इस जनवरी में भी ऐसा होगा, लेकिन डेटा ये कहता है कि हर जनवरी वीक रही है। अब चूंकि इस जनवरी में क्या होने वाला है ये हमको समझना चाहिए कि जो इतनी बड़ी रैली हमने देखी, तो इस जनवरी में क्या क्या होने वाला है। देखिए जनवरी में सबसे पहले तो आपको ग्लोबल एलोकेशंस होंगे, जो बड़े एफआईआईज हैं, फंड है, उनके एलोकेशंस होते हैं। तो उसमें इमर्जिंग मार्केट की लॉटरी लगेगी, भारत की लगेगी नहीं लगेगी, एक हमें ये देखना है। छुट्टियों से लौटने के बाद एफआईआईज लौटने की नहीं लौटने, इस पर नजर रहेगी। और
5 तारीख बीतते बीतते, यानी आपके पास अगले 1-2 दिन के अंदर ही एक अपना ऑटो डेटा आएगा, सेल्स नंबर, उसका इम्पैक्ट हम नेक्स्ट 2-3 डेज में देखेंगे। तो ऑटो नंबर्स का भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा कि ये महीना उनका कैसा गया, दिसंबर में किया है। तो ऑटो नंबर्स भी होंगे, एफआईआईज वापस आएंगी छुट्टियों से, उनका क्या मूड होगा, और फिर अर्निंग शुरू हो जाएगी। 10 तारीख से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। हम लोग अर्निंग की को डिस्काउंटिंग करेंगे, उसको देखेंगे। इन जनरल अर्निंग के मंथ में डीआईआईस का मूव थोड़ा डिफरेंट होता है केस टू केस बेसिस पे, और महीना जैसे 20 तारीख के आसपास पहुंचेगा, हम बजट की डिस्कवरी शुरू कर देंगे कि बजट में क्या होगा। इस बार प्री बजट रैली होगी कि नहीं होगी, पता नहीं, अभी कह नहीं सकते, क्योंकि सरकार के पास बहुत कुछ करने के लिए है नहीं, ज्यादा चीज तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी प्री बजट रैली होगी कि नहीं होगी, इसकी चर्चा चलेगी। तो जनवरी का महीना काफी इवेंट भरा रहेगा, और बजट से ठीक पहले 28 जनवरी को फेड की बैठक है इंटरेस्ट रेट पे। हाईली लाइकली है कि इस वाली बैठक में शायद वो कुछ ना करें, लेकिन फिर भी नजर तो रहेगी, नहीं करेंगे तो कम से कम कमेंट्री सुनने को मिलेगी। तो जनवरी का महीना काफी इवेंटफुल रहेगा, और ट्रेड डील कब होगी नहीं होगी पता नहीं, जनवरी में भी हो सकती है, फरवरी में हो सकती है, मार्च में हो सकती है, तो वो भी एक नंबर रहेगा। सो कई सारे इवेंट हैं जनवरी में, नए साल की शुरुआत है, तो उस पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज की ये जो रैली है, ये अगले 6-7 दिन, मतलब अगले 2 दिन और हैं इस हफ्ते के ट्रेडिंग के, आज थर्सडे फ्राइडे और 2 मान लीजिए आप, तो उसको कैसे सस्टेन करते हैं, और फिर रियल मूव 5 तारीख से हमें दिखेगा। अगर सस्टेन कर गया तो बहुत अच्छी बात है। मेरी नजर रहेगी कि ये कम से कम 209 निफ्टी जो है 209 210 के ऊपर जाके बढ़िया क्लोज दे, अच्छे वॉल्यूम के साथ दे, और एडवांस डिक्लाइन मार्केट ब्रेथ भी सपोर्टिव होनी चाहिए, तो मैं मानूंगा कि हाँ चलो ठीक ठाक हुआ, लेकिन नजर बनी रहेगी। तो इन सारे इवेंट के बीच में हमें इस ट्रेडिंग के माहौल को देखना है। लेकिन फिर भी जैसे हमने कहा, साल अंत है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सेक्टर्स में तेजी थी, सोना चांदी में भी तेजी है, तो साल अच्छा गुजर रहा है। तो अब हम बात करेंगे वॉरेन बुफे साहब की। वॉरेन बुफे, जैसा कि हमने कहा कि दुनिया में गॉड ऑफ मार्केट कहे जाते हैं, वन ऑफ द नहीं, मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर अगर किसी को माना जाता है तो वो वॉरेन बुफे साहब है। 60 साल उन्होंने वॉल स्ट्रीट में दिए, 60 इयर्स। इतने लंबे समय तक बहुत कम लोग हैं जो नोन हिस्ट्री में है, जो मार्केट में एक्टिव रहे, और आज भी वो लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं कि मैं तो निवेश करूंगा तो लॉन्ग टर्म के लिए। तो कुछ छोटी छोटी चीजें मैं आपको उनको दिखाता हूँ। आज का जो आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा, वहां आज के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। 60 साल उन्होंने किया, उनको ओरेकल ऑफ ओमाहा कहा जाता है। ओमाहा में जो है, हर साल वो एक गैदरिंग करते हैं जिसमें बहुत सारे लोग भारत से नहीं दुनिया भर से जाते हैं उनको सुनने के लिए, वो इनविटेशन के थ्रू होता है। रिटर्न देखिए आप इनका, बर्कशायर क्लास ए शेयर्स ऑफ क्लोज टू 60,60,000%। क्लास ए जो बर्कशायर का शेयर, उसकी कीमत आज है $7.5 लाख। आप सोच के देखिए कितना बड़ा है। दिसंबर 24 की क्लोजिंग से ये नंबर लिया गया है। एनुअलाइज रिटर्न अगर आप देखेंगे तो इसमें डिविडेंड वगैरह सब जोड़ लें तो S&P 500 को 1965 से लगातार उन्होंने डबल किया है। इतना भयंकर रिटर्न उन्होंने बनाया है। उनके बहुत फेमस इन्वेस्टमेंट थे, कोका कोला में उन्होंने लगाया पैसे, कोक पीते भी रहते हैं वो, एप्पल में लगाया, ऑयल कंपनी में लगाया, बहुत सारे स्टॉक्स में उन्होंने लगाया। और ऐसा नहीं कि वो लेके बैठते, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि बुफे साहब एक बार जो खरीद लेते वो बेचते नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। ही इज लॉन्ग ऑन एसेट, नॉट ऑन पर्टिकुलर स्टॉक। इवन एप्पल में भी वो काफी हिस्सा बेच चुके हैं। तो उन्होंने मतलब अपने जीवन में पता नहीं कितने सारे शेयर खरीदे और बेचे। एवरेज होल्डिंग उनकी 8 हफ्ते की हो थी, मतलब जो मिनिमम एवरेज होल्डिंग 8 हफ्ते की और मैक्सिमम एवरेज होल्डिंग 8 साल की है। तो वो उनके स्टाइल ये थी कि वो हमेशा, जो उनका मोटो था कि हिज मंत्रा इज ग्रेट बिजनेस एट राइट प्राइस। अगर ग्रेट बिजनेस राइट प्राइस में मिल रहा तो उसको खरीदेंगे और होल्ड करेंगे और उसको रखेंगे, और इसी से उनकी वेल्थ बनी है। तो वो इक्विटी पे हमेशा बुलिश थे, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक्स पे नहीं, उसको बेचते खरीदते रहते थे। तो हमने, या हम सब लोगों ने वॉरेन बुफे से क्या चीज सीखी है हमेशा,
एक व्यक्ति ने करके दिखाया और जब वो बहुत कम उम्र के थे, मेरे ख्याल में 12-14 साल के थे, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था। उनसे किसी ने पूछा कि आपने इन्वेस्टमेंट कब से शुरू किया? तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत लेट शुरू किया, मैंने 14 साल में किया था। दैट वाज़ द स्टेटमेंट। तो इक्विटी के प्रति उनका प्रेम, उनका डेडिकेशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग अनमैच्ड है, अनपैरेलल्ड है और उसका ही नतीजा आज आप देखिए कि बर्कशायर हैथवे के एक शेयर की कीमत क्या है। अभी भी वो उस कंपनी के चेयरमैन रहेंगे, लेकिन एक्टिव रोल में दूसरे व्यक्ति होंगे, जो सीईओ होंगे, जो कामकाज देखेंगे और वो अब इस तरह से काम नहीं देखेंगे। तो एक बहुत ही शानदार मार्केट की जर्नी को एक्टिवली अब थोड़ा आराम व्यू करेंगे, क्योंकि उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी है, 90 साल से ऊपर है वो। तो मुझे लगता है कि एक बहुत सिग्निफिकेंट मूव था, इसलिए उनको एक तरीके से ये फेयरवेल देना बहुत ज़रूरी था। तो हम सब उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, आप भी सीखते हैं कि एसेट में लॉन्ग होइए, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में। और अगर ग्रेट क्वालिटी का स्टॉक मिल रहा है और राइट प्राइस पे मिल रहा है, तो जस्ट बाउंस अपॉन इट। तो ये आज की कहानी है। तो नेट आज की इस पूरी समरी में हमने देखा कि हमारे मार्केट ने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और ये देखो अंत भला सब भला, साल के जाते-जाते उसने खुश कर दिया। आज आप पार्टी अच्छे से मना पाएँगे, क्योंकि दिल में खुशी है कि हमारा मार्केट आज बढ़िया बंद हुआ और एसेट क्लासेस में भी तेज़ी थी। सब तरह के सेक्टर्स में चले, एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा था। अब चूँकि आज की खुशी है, कल फिर मार्केट खुलेगा, कल नया दिन होगा, तो नए तरीके से असेस किया जाएगा। लेकिन आज की इवनिंग रिपोर्ट ये कहती है कि आज जिस तरह की रैली हुई है, ये रैली चलनी चाहिए, क्योंकि अक्रॉस द मार्केट जो तेजी थी वो एक सिग्निफिकेंट थी। गोल्ड सिल्वर में टेक्निकल रीजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कमजोर हुआ है, तो उसको हमें उस तरह से देखना चाहिए। आई होप कि इस इवनिंग रिपोर्ट में हमने काफी कुछ समराइज करने की कोशिश की है। आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगला साल जो 2026 जिसका आज हम वेलकम करेंगे रात में 12 बजे, वो हम सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आएगा और बहुत सारे अच्छे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।